नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का एक क्लास। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहेगा क्योंकि इसमें वन लाइनर्स भी हमने शामिल किया हुआ है। और वन लाइनर्स में वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं मेमोरी के कंसेप्ट के साथ में। तो मेमोरी के थोड़ा सा अगर हम इसके फास्टेस्ट अगर मेमोरी आपसे पूछ ले जाए कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है, तो सबसे पहले नाम आता है रजिस्टर की। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में रजिस्टर दिया हुआ है तो तब आप सबसे फास्टेस्ट मेमोरी टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैन मेमोरी, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद मैग्नेटिक टैप। ये हायरार्की आपको याद रखना है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाता है। अब देखिए इसकी हम टाइप्स की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी की बात करते हैं तो इसे दो टाइप में बांटते हैं। एक तो प्राइमरी मेमोरी जिसे मैन मेमोरी के नाम से भी आप जान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी या एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो ये देखिए प्राइमरी मेमोरी आपकी कितने प्रकार के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी देखने को मिलेगा, वोलेटाइल मेमोरी देखने को मिलेगा और एक कैश मेमोरी देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। आप ये पहले समझ लीजिए। तो वैसा मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने के बाद भी डाटा बना रहता है उसको क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और इसके जस्ट विपरीत कर लीजिए कि जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है उसका जो डाटा है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा यानी कि रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। और जो वोलेटाइल मेमोरी है वो रैम हो जाएगा यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। हालांकि हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं एक्सिलरी तो दूसरा आपका हो गया, सहायक हो गया। लेकिन हम अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं और मैन मेमोरी की बात करते हैं तो इसे तीन टाइप में हमने बांट दिया है, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल एंड कैश मेमोरी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वोलेटाइल मेमोरी की। तो देखिए वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आपका कौन कौन सा आ जाता है, इसके टाइप्स देख लीजिए। रोम है, पी रोम है, फिर ईपी रोम है, फिर ई रोम है। देख रहे हैं आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन हमेशा और हमेशा बनता रहा है। अब देखिए आप आगे भी देखना चाहेंगे तो रैम का भी टाइप है, एक डायनामिक देखने को मिलेगा और एक आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टैटिक देखने को मिलेगा, स्टैटिक देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है तो रोम का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं क्या होता है, रैंडम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। और रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये आप जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी में भी आप देखिए पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ से फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो पी रोम याद रखिएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। उसके बाद ईपी रोम की बात करते हैं तो ईपी रोम का क्या मतलब होता है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। उसके बाद ई पी रोम की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसके बारे में आगे हम अच्छे तरीके से हालांकि डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि ये सारे के सारे टाइप्स हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी के। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में हमने क्या बताया कि वैसा मेमोरी जिसमें विद्युत सप्लाई जैसे ही बंद हो जाता है उसका जो डाटा है वो बना रहता है, अस्थायी रहता है। इसे आप अस्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं या स्थिर मेमोरी भी कह सकते हैं। इसके विपरीत हमने वोलेटाइल मेमोरी में क्या बताया था कि जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है उसका जो डाटा है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको वोलेटाइल या अस्थायी या अस्थिर मेमोरी भी कहते हैं। ये हमने आपसे बात किया था। अब देखिए हम आते हैं वोलेटाइल मेमोरी में। तो वोलेटाइल मेमोरी के टाइप की बात करेगा तो दो टाइप आपको देखने को मिलेगा, एक स्टैटिक रैम देखने को मिलेगा और एक आपको डायनामिक रैम देखने को मिलेगा। एक आपका स्टैटिक रैम है और दूसरा डायनामिक रैम है। ये दो टाइप्स आपको याद रखना है रैम के अंदर। और रैम के बारे में हमने बताया कि कैसा मेमोरी है, तो आप कहेंगे कि वोलेटाइल मेमोरी है। और हमने बताया था कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है कि जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है इसका जो डाटा है, इसका जो डेटा है वो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। उसे कहते हैं अस्थिर, अस्थायी या वोलेटाइल मेमोरी, जिसके दो टाइप्स हमने बता रखा है, एक डायनामिक रैम और एक स्टैटिक रैम। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा आते हैं इधर सेकेंडरी या एक्सिलरी मेमोरी की तरफ में। तो अगर हम बात करते हैं दूसरे टाइप की तो इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है, एक सेक्वेंशियल एक्सेस और एक डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, जिसका एग्जांपल आप देखिए मैग्नेटिक टैप है।
ठीक है, मैग्नेटिक टैप है। उसके बाद देखिए हम डायरेक्ट एक्सेस की बात कर रहे हैं तो इसके टाइप्स हम देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट एक्सेस के आपके 3 टाइप आप देख लीजिए। एक तो आप मैग्नेटिक डिस्क देख सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि ऑप्टिकल डिस्क आपको देखने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक स्टोरेज डिवाइस भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चुंबकीय डिस्क की। मैग्नेटिक डिस्क की अगर हम बात करते हैं तो इसे भी हम कितने पार्ट में बांट रहे हैं, मैग्नेटिक डिस्क को भी 2 पार्ट में बांट रहे हैं। कौन कौन सा टाइप है, तो एक फ्लॉपी डिस्क है आपके पास और एक आपका क्या है, हार्ड डिस्क है। अब देखिए हार्ड डिस्क को भी हम 2 टाइप में बांट रहे हैं, 3 टाइप में बांट रहे हैं, राइट। 3 टाइप कौन कौन सा है, एक जीप डिस्क है। ये सारे के सारे नोट कर लीजिएगा, सारे के सारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20 आउट ऑफ 20 बनाना चाहते हैं यानी कि 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स डालना चाहते हैं तो आपके लिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो जीप डिस्क क्या याद रखना है आपको, उसके बाद डिस्क पैक आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है, विंचेस्टर डिस्क याद रखना है। ये टाइप्स हम बता रहे हैं कि इसका हार्ड डिस्क का। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क के टाइप की, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आपको ब्लू रे डिस्क देखने को मिलेगा, उसके बाद CD रोम देखने को मिलेगा। और CD का फुल फॉर्म हमने कई दफ़ा बताया हुआ है कि CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद CDR आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, CDR/W देखने को मिलेगा। और एक आपको DVD देखने को मिलेगा। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है हमने बताया है, इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 2 टाइप आपको याद रखना है। ये 2 टाइप कौन कौन से याद रखने हैं आपको, ये एक देखिए आपको फ्लैश मेमोरी याद रखना, जैसा कि आप जानते हैं कि पेन ड्राइव है आपका। उसके बाद नेक्स्ट आप याद रखिएगा कि मेमोरी कार्ड, जिसको आप चिप कार्ड भी कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ की आती हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ से 1 लाइनर्स हम सारे के सारे कंप्लीट करते हैं जो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। सेशन अच्छा लगता है ना गाइस, तो एक लाइक कर दिया करिए। और जितने भी नए लोग हैं जो पहली बार सेशन को देखते हैं, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत की जा रही है। तो अगर आप इस मेहनत को जरा सा भी कुछ तवज्जो देना चाहते हैं तो आप इतना ज़रूर करें कि आप सब्सक्राइब कर लिया करें, और जितने भी लाइक नहीं किए हैं अभी तक लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्त फ्री है, सारे के सारे क्लासेस फ्री हैं आपके लिए। और मैं क्या बताऊं, बाकी आप खुद समझदार हैं, तो एक लाइक कर दिया करिए। चलिए अब यहाँ से हम जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है उस प्रश्न का रिवीजन करते हैं फटाफट से। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है कि कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है। तो किस रूप में स्टोर की जाती है अगर आपसे पूछे तो डिजिटल डाटा में स्टोर की जाती है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है मेमोरी का, तो याद रखिएगा कि मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट होता है, और 4 बिट में एक निब्बल होता है, ये आपको याद रखना। और सबसे अगर हाईएस्ट मेमोरी पूछेगा तब याद रखिएगा कि जियोपोबाइट होता है, जियोपोबाइट होता है, ये हमने आपको बता रखा है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने कि कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डेटा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया था उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी या सहायक स्टोरेज कहा जाता है। ये अभी हमने बात किया था, यानी कि हम क्या बात कर रहे थे, सेकेंडरी एंड एक्सिलरी मेमोरी की बात कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कंप्यूटर के मुख्य यानी कि मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है, कौन कौन सा है। तो देख लीजिए, एक तो आपका रैम है और एक रोम है। रैम की बात करते हैं तो रैम एक आपका वोलेटाइल मेमोरी है, जो कि जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है इसका डेटा जो है, इसका डाटा जो है वो नष्ट हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं रोम की, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है इसका जो डाटा है सेव्ड रहता है, बना रहता है, उसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो कि रोम है। और रोम का भी हमने कितने टाइप्स बताए, तो बहुत सारे टाइप्स आपको हमने बताया था, कौन कौन सा, तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले हमने पी रोम बताया था, पी रोम। और पी रोम से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। उसके बाद हमने बताया था ई पी रोम की बात करते हैं तो क्या होता है, इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद हमने नेक्स्ट बताया था कि ई पी रोम हमने बताया था, और इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। वैसे देखिए हमने इसका फुल फॉर्म क्या बताया था, इलेक्ट्रिकली
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। तो इसका सही पॉइंट क्या है देख लीजिए। पॉइंट ये है कि कंप्यूटर के मुख्य यानी कि मेन या प्राथमिक मेमोरी के कौन से प्रकार है। तो देखिए रैम है और रोम है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, तो फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, और ये पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर उच्च गति स्मृति के तत्व है जो स्थिर होते हैं रोम में, ठीक है, रोम में। और हमने बताया था कि रजिस्टर जो होता है ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है। रजिस्टर के बाद आपको कैश मेमोरी याद रखना था, और कैश मेमोरी के बाद आपको क्या याद रखना था, मेन मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद आपको मेन मेमोरी याद रखना था। मेन मेमोरी के बाद आपको मैग्नेटिक डिस्क याद रखना है, और मैग्नेटिक डिस्क के बाद मैग्नेटिक टैप है जो कि क्या है, सबसे लोवेस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व होते हैं जो कि इसमें होते हैं, तो रोम में होते हैं, रीड ओनली मेमोरी में होते हैं। चलिए फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी हमने बताया था, फटाफट से कमेंट करके छाप दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बता दीजिएगा कि फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डाटा यथावत रहता है, कहाँ पर रहता है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी में रहता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी है, तो कौन सा इनबिल्ट मेमोरी है, तो ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी है। तो देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। EEPROM, हालांकि हमने इस वीडियो में बताया, इसका फुल फॉर्म मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। इरेजेबल ये वाला होता है, और जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। आप नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने, जब पावर बंद कर दी जाती है तो ये मेमोरी अपने डाटा को, कंटेंट को खो देती है, इसे क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया था ना कि इसे वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी या अस्थिर मेमोरी कहते हैं। और नॉन वोलेटाइल हमने बताया था कि क्या है, रोम जो है ना, रोम ROM रीड ओनली मेमोरी जो होता है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि जैसे ही पावर बंद हो जाती है इसमें जो डेटा है वो सेव रहती है, कंटेंट नष्ट नहीं होता है, बना रहता है, उसे हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। लेकिन जिसमें नष्ट हो जाता है उसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे हमने बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वोलेटाइल मेमोरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपके सामने है कि वह डेटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता है, क्या कहलाता है, तो रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है, और निश्चित रूप से आप इसका आंसर जानते हैं। अगला पॉइंट है रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ये क्या होता है, एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जैसे ही पावर सप्लाई हो जाता है बंद, जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाएगा इसका जो डेटा है वो अपने आप नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो इसमें डाटा बनाए रखने के लिए क्या होता है कि लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि बिजली बंद हो जाने के बाद भी मेमोरी के डेटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, तो हमने बताया कि नॉन वोलेटाइल यानी कि रोम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, क्या कहलाता है, तो रैम कहलाता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वोलेटाइल मेमोरी कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी कि रोम में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपके सामने है कि कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि रीड ओनली मेमोरी का सर्वाधिक उन्नत रूप कौन सा है, तो अभी हमने बताया था कि इसका फुल फॉर्म भी हालांकि हमने बताया था, कई दफ़ा बताया इसी वीडियो में, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि चलिए इसका फुल फॉर्म तो आप जानते हैं कि रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला पॉइंट बात करते हैं कि पी रोम एक प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को क्या कर सकते हैं, तो केवल पढ़ सकते हैं। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि किस मेमोरी के डेटा को एक सेकेंड में कई बार नवीनीकृत
किया जा सकता है, तो ये डायनामिक मेमोरी है, डायनामिक रैम है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र महंगा और अपेक्षाकृत छोटी मेमोरी होता है, कौन सा? कैश मेमोरी होता है, जो कि रजिस्टर के बाद सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैश मेमोरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैश मेमोरी आपको याद रखना, ये प्राइमरी या मेन मेमोरी का एक पार्ट होता है। जैसा कि हमने कहा था कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है या मेन मेमोरी होता है, इसका जो टाइप्स है, कितने टाइप्स में, तो 3 टाइप्स में बांटे जाते हैं। हमने कौन कौन से 3 टाइप्स बताए थे अगर आपको याद हो तो? सबसे पहले हमने बताया था नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिसका एग्जांपल हम क्या बता रहे हैं बार बार? रोम, इसका हम एग्जांपल बता रहे हैं। उसके बाद अब हमने बताया था कि कैश मेमोरी, जो कि रजिस्टर के बाद सबसे फास्टेस्ट मेमोरी माना जाता है। उसके बाद थर्ड वन हमने बताया था वोलेटाइल मेमोरी, जिसका एग्जांपल हमने दिया था रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट का आंसर? कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी कौन सा है? तो ये कैश मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो बार बार हम बता रहे हैं कि ये रोम है, रोम है, रोम है, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि पी रोम का विस्तारित रूप है। तो कई बार हमने बता दिया है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए क्या क्या आपको याद रखना है। एक तो आपको पी रोम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ई पी रोम याद रखना है, ई पी रोम याद रखना है। उसके बाद लास्ट आपको याद रखना है ई पी रोम, ई पी रोम। ये आपको तीनों का फुल फॉर्म याद रखना है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पी रोम की बात करिएगा तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। उसके बाद ई पी रोम की बात करते हैं तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ई पी रोम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। आप इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आपके सामने है कि जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। किसमें स्टोर किया जाता है? तो ये रैम हो जाएगा, जो कि क्या है? एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है, जो कि हम बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि रैम यानी कि एक टेम्परेरी और वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद करने पर रैम में स्टोरेज डेटा गायब कर दिया जाता है। ये तो हमने बता ही रखा है आपको, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। रैम में रैम में क्या होता है बताइए? रैम में होता है कि इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी कि रजिस्टर होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। और हमने बताया थी कि जो रजिस्टर होता है ये फास्टेस्ट मेमोरी है, और रजिस्टर के बाद दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है वो कैश मेमोरी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आपके सामने क्या रहा? परमानेंट इंस्ट्रक्शंस जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है, जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, स्टोर किए जाते हैं। कहाँ पर किए जाते हैं? तो रीड ओनली मेमोरी में किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि रोम की विशेषता क्या है? तो रोम की विशेषता है कि रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होता है। ये हमने आपको बता दिया है, कई दफ़ा बताया है इसी वीडियो में। नेक्स्ट बात करते हैं कि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा है उसे रखा जाता है। किस में रखा जाता है? तो रैम में रखा जाता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है? तो ये मैग्नेटिक टैप हो जाएगा। मैग्नेटिक टैप इज़ करेक्ट वन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने के बाद भी डाटा को बनाए रखती है क्या कहलाती है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल कहलाती है। ये आपको मैंने बता चुका है। और वो कौन सा नॉन वोलेटाइल? तो रोम है, ठीक है, रोम है, ये आपको याद रखना है। रीड ओनली मेमोरी, ये तो क्या ही बात किया जाए। एपी रोम का हमने बता दिया है, क्या बताया है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और साथ ही ई रोम का भी हमने बता दिया है, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो चलिए अब तक आपको चीज़ें याद हो गई होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करते जाइएगा, और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे बोलना पड़ता है गाइस, क्योंकि अगर आप मैं ना बोलूँ तो शायद एक भी लाइक ना हो। ये लाइक की संख्या शायद 0 रहे, इसे मुझे बोलना पड़ जाता है। और सारी चीज़ें फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही है। किसी तरह का कोई भी सोचिएगा ऐसे, मैं अपने से अपने घर से सारी चीज़ें लगा रहा हूँ, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। ऊपर से डेटा कितना डेटा का प्राइस बढ़ गया ये भी आप जानते हैं। इसके बावजूद भी आपको सारे के सारे वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बता दीजिए एक भी मेरा ऐसा कोई भी कंटेंट जिसमें मैंने
पेड की बात कही हो, बिल्कुल भी मैंने नहीं कहा है। तो इसका बस एक ही मात्र मकसद है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए और आप लाइक तो कर दिया करिए, और आप जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं किसी भी एजुकेशनल ग्रुप में आप एक ईमानदारी से एक शेयर कर दिया करिए जब भी आप वीडियो देखते हैं, ठीक है। समझिए कि आपने फ़ी दे दिया है। चलिए बता दीजिएगा कि डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जानते हैं कि इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, और पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में पूरी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है। उसे कहा जाता है क्या? डिस्क ड्राइव कहा जाता है, डिस्क ड्राइव कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि थिक, उसके बाद रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कहलाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो किस प्रकार का है? तो ये है नॉन वोलेटाइल, ये है नॉन वोलेटाइल, ये आपको याद रखना है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है कि फ्लॉपी डिस्क में डाटा वृत्ताकार पथों यानी कि रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये ट्रैक्स कहलाते हैं। कैसे? ट्रैक्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है, किस में रखा जाता है? तो डिस्क ड्राइव में रखा जाता है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटाने की संभावना से बचाता है। कौन बचाता है? तो आप याद रख सकते हैं कि राइट प्रोटेक्ट नोच, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये रहा, और नेक्स्ट पॉइंट बता दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वह मेमोरी डिवाइस है जिसमें एक्सेस टाइम डेटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक एक लाइक करते चले जाइएगा आप लोग, सारे लोग, ठीक है। मुझे बोलने की आवश्यकता ना पड़े, आप खुद देखिए कि आप कितने लोग देख रहे हैं और कितना लाइक है। आप लाइक की संख्या को देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग सिर्फ क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं और हमारी मेहनत को और हमारी इस चीज़ को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं एक एक लाइक आप कर दीजिएगा ईमानदारी से। चलिए बता दीजिएगा कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यानी कि कंप्यूटर स्विच होने पर भी सूचना स्टोर रखता है हार्ड डिस्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि CD-ROM या CD-RW में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है आप बता सकते हैं कि CD-RW को राइट किया जा सकता है, पर CD-ROM को केवल क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, ठीक है, याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सहायक या एक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि रैम एक स्टोरेज यूनिट है, किसका? तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी या मेन मेमोरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं CD से आप क्या समझते हैं? CD से आप क्या समझते हैं? तो पढ़ और लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ये आप देख सकते हैं, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं CD तथा DVD का उदाहरण है, क्या कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, और ये भी पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये रहा, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि CD-RW डिस्क पर क्या होता है। तो बता दीजिएगा कि पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। CD-RW पर आप सूचना को क्या कर सकते हैं? तो सूचना को कर सकते हैं रीड, राइट व रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा कि CD-RW पूरा है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है, इसमें किया जाता है? तो देख लीजिएगा कि ट्रैक्स और सेक्टर्स में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर सिस्टम में WORM का विस्तारित रूप क्या है। तो उसका विस्तारित रूप आपको देखने को मिलेगा कि राइट वंस रीड मेनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखिएगा कि राइट वंस एंड रिपीट मेनी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम संक्षिप्त है, इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका संक्षिप्त है CD-RW, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? इसे पेजिंग कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, तो आप देख सकते हैं कि डिस्क स्पेस पे निर्भर करता है और ये पूछा गया प्रश्न है कई एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है, तो याद रखिएगा पेन ड्राइव एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर के मेमोरी में सेव किए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो रिट्रीव कहलाता है, ये आप देख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि स्टोरेज की कम जगह में अधिक डाटा या फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, तो फाइल कंप्रेशन प्रयोग किया जाता है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है कि प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत, तो सेकेंडरी मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बैकअप का अर्थ क्या होता है, आप जानते हैं कि बैकअप आप फ़ोन में भी करते हैं, तो मूल्य स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा को सुरक्षित रखना जो होता है वो बैकअप कहलाता है। हालांकि आप फ़ोन में भी बहुत सारे बार बैकअप किए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस पुनर्विन्यास और आवंटन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने वाला समय क्या कहलाता है, तो एक्सेस टाइम कहलाता है। याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं, तो उसे एक्सेस टाइम कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, तो ये होता है किसका, तो कैश मेमोरी का होता है, कैश मेमोरी का सबसे कम होता है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा है, तो अगर इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सा है, तो रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर सबसे तेज़ मेमोरी हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में आपका रजिस्टर रहेगा, सबसे पहले रजिस्टर रहेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कैश मेमोरी करना है दूसरे नंबर पे, ठीक है। लेकिन अगर रजिस्टर ऑप्शन में रहेगा तो रजिस्टर करेंगे। एक बार मैं सीक्वेंस दोबारा मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर देखना है, उसके बाद आपको कैश मेमोरी देखना है, फिर मेन मेमोरी देखना है, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क देखना है, राइट, और देन आफ्टर मैग्नेटिक टैप। ये आपका सीक्वेंस याद रखना है, हायरार्की याद रखना है, ठीक है। तो सबसे तेज़ मेमोरी कौन सा हो जाएगा, तो हमने बता रखा है कि रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो स्टोरेज क्षमता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफ़र में लगने वाला समय क्या कहलाता है, तो ये भी एक्सेस टाइम कहलाता है। ये आप देख सकते हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो इसे कहा जाता है स्टोरेज कैपेसिटी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, इसे मेन मेमोरी कहा जाता है, मेन मेमोरी या फिर कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। और मेन मेमोरी का हमने टैब बताया हुआ था, आप याद रख सकते कौन कौन सा टैब बताया था मेन मेमोरी का, हमने 3 टैब आपको बता रखा है और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों टैब को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने बताया था नॉन वोलेटाइल, जैसे आप रोम देख लीजिए जो है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। उसके बाद हमने बताया था कैच मेमोरी जो कि रजिस्टर के बाद सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। उसके बाद हमने बताया था अस्थायी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी, और वोलेटाइल मेमोरी का मतलब हमने क्या बताया था कि क्या होता है ना कि जैसे विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है उसका जो संग्रहित डेटा होता है वो ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर में स्थित स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी कहलाता है, तो रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। ये तो हम बार बार आपको बता रहे हैं, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी कौन सा है, तो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वोलेटाइल मेमोरी कह रहे हैं। ये लीजिए वोलेटाइल मेमोरी कह रहे हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, हमने पूछा भी था और इसका आंसर है डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है, क्या होता है, तो ऑप्टिकल भंडारण होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है, तो रीड ओनली कहलाता है, रीड ओनली कहलाता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और गाइस बहुत ज़बरदस्त मेहनत की जा रही है। तो आप इस मेहनत के लिए सभी लोग, जितने भी नए लोग हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नए लोग सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो एक बार भी लाइक नहीं करते हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दिया करिए। इस मेहनत के लिए सारे के सारे फ्री कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, सारे के सारे फ्री कंटेंट है, एक भी मेरा पेड कंटेंट नहीं है। तो इसके लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग एक एक शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी से, तहे दिल से। और पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट कितने का बना होता है, तो याद रखना आपको, इसका आंसर होगा 8 द्विधारी अंकों का। द्विधारी यानी कि बाइनरी डिजिट्स का, 8 बाइनरी डिजिट्स का, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए कुछ और चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन की हमने बात किया हुआ है, आप कन्वर्जन जाकर देख सकते हैं। आप सर्च करिएगा नंबर सिस्टम कन्वर्जन बाय हैप्पी स्टडी जोन, आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, ये सारे के सारे कन्वर्जन हमने बताया हुआ है, आप जाकर देखिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिट की, बिट की अगर हम बात करते हैं तो बिट क्या होता है, कई बार पूछ लेता है कि बिट क्या होता है। तो जो बिट होता है गैस, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बाइनरी डिजिट। क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि 8 बिट में, पहले एक बात करते हैं कि 4 बिट में, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बाइट जो होता है, एक बाइट जो होता है, एक बाइट कितने बराबर होता है, तो आप कह सकते हैं कि 8 बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। और 8 बिट 2 निब्बल के बराबर होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक निब्बल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक निब्बल इक्वल टू हो जाएगा 4 बिट। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिट से आप याद रख सकते हैं कि बिट जो होता है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेज़रमेंट का। ठीक है, आप याद रखिएगा। उसके बाद सबसे हाईएस्ट यूनिट की बात करते हैं मेज़रमेंट का, तो वो कौन सा है, ये भी हमने कई दफ़ा बताया है। तो याद रखिएगा जियोप बाइट है, आप नोट कर सकते हैं, जियोप बाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए शुड बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 8 द्विधारी अंकों का। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि 1 किलोबाइट बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इसका आंसर आपको करना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करना चाहेगा तो 2 दी पावर 10, ठीक है, यानी कि 2 के पावर 10 इस तरीके से दे देगा। और इसका भी मतलब क्या होता है, तो 1024 इसका भी मतलब होता है। इन सारी चीज़ों को याद रखिए। एक बार मैं रिवाइज़ कराता हूँ आपको, आप बड़े ही ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए क्या क्या आपको याद रखना है गाइस, आपको याद रखना है एक बीट। सबसे पहले अगर हम बीट की बात करते हैं तो हमने बताया कि बीट को क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा कि बाइनरी डिजिट कहा जाता है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में बाइनरी नंबर मिल जाएगा, तो नंबर आपको टिक नहीं करना है, बाइनरी नंबर नहीं बल्कि क्या करेंगे, बाइनरी डिजिट आप टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 8 बिट, जो 8 बिट होता है गाइज, 8 बिट वो कितने के बराबर होता है, तो आप कह सकते हैं कि 1 बाइट के बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। ये आपको याद रखना, 8 बाइट के बराबर होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो 1 बाइट होता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 8 बाइट होता है वो किसके बराबर होता है, तो 2 निब्बल के बराबर होता है, 2 निब्बल के बराबर होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि 1 निब्बल इक्वल टू कितना होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 8 निब्बल इक्वल टू कितना होता है, बताइए 4 बिट होता है, 4 बिट्स होता है। ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि 1024 बाइट्स इक्वल टू क्या होता है, तो 1024 बाइट्स इक्वल टू हो जाता है 1 किलो बाइट, जिसको आप के बी कहते हैं, के बी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी अगर हम बात करना चाहें तो और भी आपको क्या याद रखना है कि 1024 के बी इक्वल टू क्या होता है, तो 1 MB होता है। और MB का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो मेगाबाइट, मेगाबाइट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाता है कि 1024 MB, 1024 MB इक्वल टू क्या होता है, तो 1 GB होता है, 1 GB होता है।
ये आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखिएगा कि 1024 GB इक्वल टू अगर हम बात करते हैं तब कितना होता है, किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 टेराबाइट होता है, 1 TB के बराबर होता है। और भी अगर हम बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि अगर 1024 TB अगर बोल ले, 1024 TB की अगर बात करता है तब क्या होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि 1 पेटाबाइट हो जाएगा, 1 पेटाबाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपके सामने कि 1024 हम जान रहे ना 2 का पावर 10 ये होता है 1024। तो 1024 हम बात कर लेते हैं किसका, तो पेटाबाइट की अगर हम बात कर लेते हैं तो पेटाबाइट इक्वल टू क्या हो जाता है, तो आपको याद रखना है एक्साबाइट, ठीक है, 1 एक्साबाइट हो जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट उसी तरीके से बात करते हैं कि 1024 है ना एक्साबाइट इक्वल टू क्या हो जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा कि 1 जेट्टाबाइट हो जाता है, जेट्टाबाइट हो जाता है। और भी इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाए तो अब बता दीजिएगा कि 1024 जेट्टाबाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर सकते हैं क्या हो जाएगा, योट्टाबाइट, ठीक है, 1 योट्टाबाइट हो जाएगा। और भी अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं तो 1024 योट्टाबाइट इक्वल टू क्या हो जाता है, ब्रोंटोबाइट हो जाता है, ठीक है, ब्रोंटोबाइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू क्या हो जाता है, तो आप याद रखिएगा कि 1 जियोपबाइट हो जाता है, 1 जियोपबाइट हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। और सबसे हाईएस्ट मेमोरी क्या आपको देखने को मिल गया, तो आप कहिएगा कि जियोपबाइट जो है वो मेमोरी मेजरमेंट का सबसे क्या है, हाईएस्ट जो यूनिट है वो कौन सा है, तो जियोपबाइट है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो हमने बता दिया था कि बिट है, और बिट को ही क्या कहा जाता है, तो इसे बाइनरी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या बनेगा कि 1 किलोबाइट बराबर होता है। और ये देखिए पूछा गया प्रश्न है बहुत सारे एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। इसी को आप 2 का पावर 10 भी कह सकते हैं, तो दोनों ही आंसर सेम है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे थे बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 का आंसर कर सकते हैं। 3 का आंसर करिएगा कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो अभी हमने डिटेल्ड में सारी चीज़ों को बता दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैस, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम 1 MB की बात करते हैं, 1 MB की बात करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा, इसको परेशान नहीं होना है। 1 MB इक्वल टू बात करते हैं तो 2 का पावर 10 यानी कि 1024 किलोबाइट हो जाता है, 1024 KB हो जाता है, KB हो जाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है कि कितने बाइट होते हैं, और 1 बाइट में कितने, 1024, यानी आप ऐसे कर लीजिए कि 1024 इंटू 1024, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, 1024 इंटू 1024। ये देखिए मल्टीप्लाई करना कितना टफ है ना, टफ। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ऐसे कर लीजिएगा, क्या कर सकते हैं बताइए कि इसको आप 2 का पावर 10 और इसको 2 का पावर 10, तो आप क्या आंसर कर सकते हैं, 2 का पावर 20 आंसर कर सकते हैं। या ये जो किसके बराबर होता है अगर आपसे पूछ रहे तो याद रखिएगा ये किसके बराबर होता है, तो 10,000 मतलब 10,48,576 के बराबर होता है। देखिए ना 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 576 होगा। तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा के भी इसका आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी आप डी चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चीज़ें समझ आ गई होंगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आंसर कर दीजिएगा कि 8 बीटों के समूह को कहते हैं, 8 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है, आप इसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अच्छा पहले तो हम 4 की बात करते हैं गाइस, जस्ट सेकेंड, 4 की हम बात करते हैं। तो आपको 4 का सही आंसर बताना है कि 4 का सही आंसर क्या होगा। ये लीजिए कि 8 बीटों के समूह को कहते हैं, तो 8 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसे बाइट कहा जाता है। अभी हमने बताया था कि इसे क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। और 1 बाइट इक्वल टू कितना निब्बल होता है, तो ये भी हमने बताया था कि 2 निब्बल होता है, 2 निब्बल होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 निब्बल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट हो जाएगा, 4 बिट हो जाएगा। और बिट जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये भी हमने बात किया था। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, बिट है। और बिट का अर्थ क्या होता है, बाइनरी
डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर नहीं। अगर बाइनरी नंबर ऑप्शन में रहेगा तो आप इसे टिक नहीं करेंगे, बल्कि क्या टिक करेंगे, बाइनरी डिजिट आप ये टिक करेंगे। बिट की अगर हम बात करते हैं तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 का आंसर आपको करना है, ये लीजिए बताइएगा 5 का सही आंसर कि एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, बता दीजिए। 5 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 256। ठीक है, 256 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है, कौन सा है जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। तो आप जानते हैं कि कौन सा यूज़ किया जाता है, 6 का सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए द्विधारी बाइनरी भी यूज़ किया जाता है, ऑक्टल भी बात किया ये यूज़ किया जाता है, उसके बाद हेक्साडेसिमल भी यूज़ किया जाता है, और इसका कन्वर्जन ऑलरेडी हमने बता रखा है। तो कन्वर्जन जाके आप प्ले लिस्ट में चेक करिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर डी चूज़ कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं बताऊं कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है गाइस तो एक एक लाइक करते जाइएगा, एक एक लाइक सभी लोग करते जाइएगा। जितने लोग देख रहे हैं एक एक लाइक फटाफट से कर लीजिए। आप खुद देखिए कि आप कितने लोग देख रहे हैं या कितने लोग देख लिए, व्यूज़ कितने हैं आप खुद देखिए अभी, और आप ये देखिए कि लाइक कितने हैं, बहुत काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा। तो इस डिफरेंस को काफ़ी कम कीजिए, ये आपके ऊपर है। तो फटाफट से एक एक लाइक कर दीजिएगा, और नए लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त सेशन डेली चल रहा है कंप्यूटर का, और हम ये अब 7वां चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपके लिए सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तहे दिल से दी जा रही हैं। तो आप भी क्या करिए कि आप भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बिट क्या है, ये देखिए बिट क्या है। तो इसके बारे में हम कई बार बता रहे हैं आपको कि बिट क्या है। तो बिट जो है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, और सबसे बड़ी इकाई के बारे में बात किया था, कौन सा है बताइए। तो आप कहेंगे कि जियोपोबाइट है। कौन सा है, जियोपोबाइट है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको याद रखना। अगर सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो जियोपोबाइट, और सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या है, तो बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट है। मैं हमेशा डिजिट पे क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 का आंसर करना है कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। तो शब्द की जो लंबाई है कंप्यूटर में किसे मापा जाएगा, तो आप इसका तो आंसर कर ही सकते हैं बाइट में, ठीक है। बाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइट शुड बी करेक्ट आंसर। और 1 बाइट इक्वल टू अभी हमने बताया था, याद रख लीजिएगा, 1 बाइट इक्वल टू, बताइए 1 बाइट इक्वल टू कितना बिट, तो आप कह सकते हैं 8 बिट, ठीक है, 8 बिट। और 8 बिट इक्वल टू कितना निब्बल, तो 2 निब्बल, यानी कि 1 निबल इक्वल टू कितना बिट, तो 4 बिट। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का उत्तर होगा, सो ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 का आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा, ये लीजिए। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं, किस में मापते हैं, आपको 9 का सही आंसर बताना है। और 9 का सभी कोई आंसर कर सकते हैं, बीट, बाइट, मीटर या किलोग्राम में आंसर कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाइट में, ठीक है। बाइट शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं बाइट बाइट बाइट, बाइट शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 का है कि बिट का मतलब क्या होता है। तो हम कई बार फोकस किए हैं कि बाइनरी नंबर और बाइनरी डिजिट दोनों ही आपको ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपको टिक क्या करना है, बाइनरी नंबर को टिक नहीं करना, बल्कि क्या टिक करना है, तो आपको टिक करना है बाइनरी डिजिट, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, बता दीजिएगा कि प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की अक्साई होती है, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका आंसर आपको बताना है 11 का। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है गाइस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग भी आंसर कर रहे हैं बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बताइएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की परास यानी कि रेंज होती है, कितना रेंज होता है इसका आंसर सही आंसर बताना है। देखिए सुपर कंप्यूटर आप जानते हैं कि सबसे महंगा होता है और सबसे पावरफुल होता है, मल्टी यूज़र होता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, सीडेक के द्वारा बनाया गया था। सीडेक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कब डेवलप किया गया था, तो 1991 में डेवलप किया गया था। और अभी करंट में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो फुगा
फुगाकू है जापान का, ये फुगाकू जापान का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा अगर आपसे पूछेगा तो दूसरा कौन सा है, सबमिट है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले तो सबमिट है, और सबमिट कहाँ का है, तो यूएसए का है। और तीसरा भी यूएसए का ही है जो कि सिएरा है, सिएरा है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर अभी का कौन सा है, तो परम सिद्धि AI है, परम सिद्धि AI। और पूरे वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग कितनी है, तो याद रखिएगा 63rd रैंक पर है। क्या और भी टॉप 500 के अंदर हमारा भारत का और भी शामिल है क्या, बिल्कुल शामिल है। तो याद रखिएगा प्रत्यूष का आपने नाम सुना होगा, प्रत्यूष से कितने नंबर पे है, तो याद रखिएगा ये 78th नंबर पर है, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा मिहिर, अगर हम मिहिर की बात करते हैं तो मिहिर कितने स्थान पर है, तो 146 स्थान पर है। इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा गैस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी 8 बीट तक आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कितना क्वेश्चन हमने कर लिया था गैस, कौन सा, 12 है ना, 13 का आंसर करना आपको, 13। चलिए 13 का आंसर करिए, 13 का सही आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल सी इसका आंसर बन जाएगा। देखिए आंसर दिया भी है हालांकि, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाइनरी इसका आंसर होगा। देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो बाइनरी का ही प्रयोग करेंगे, या आप ऐसे भी बता सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और इसका आंसर कर दीजिएगा कि MB प्रयोग किया जाता है, मेगाबाइट। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेगाबाइट की, मेगाबाइट यानी कि MB की बात करते हैं, तो 1 MB इक्वल टू कितना किलोबाइट होता है, तो याद रखिएगा 1024 किलोबाइट होता है, यानी कि KB होता है। और 1024 को ही आप 2 का पावर 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा, 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 10 लाख यानी कि 1 मिलियन बाइट लगभग होती है, कितने के बराबर होती है, आपको 15 का सही आंसर करना है। 15 का सही आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बनेगा, मेगाबाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम 1 MB की बात करते हैं, 1 मेगाबाइट की बात करते हैं, तो 10 टू द पावर 20 अब क्या कह सकते हैं, बाइट कह सकते हैं क्या। देखिए याद करिए, थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करिए, आप क्या कह सकते हैं कि 10 टू द पावर 10 यानी कि 1024, ये किसके बराबर हो गया, तो 1024 के बराबर हो गया। और फिर से 1024 के बराबर हो गया, 1024 के बराबर हो गया, यानी कि 10 टू द पावर। तो इस तरीके से दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर 10 और 2 टू द पावर 10 और 2 का पावर फिर से 10, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 2 का पावर 20 हो जाएगा। दोनों को ऐड हो जाता है ना पावर सेम रहने पर, अगर बेस सेम है तो आप जानते हैं इस मेथड को अच्छे तरीके से। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 मतलब हम जो मल्टीप्लाई किए थे, आपको याद है ना कि कितना था बताइए, 1048576, जो कि लगभग कितना, तो याद रखिए लगभग 10 लाख, लगभग ये 10 लाख बाइट के बराबर होता है। लगभग आप कह सकते हैं, इसी को आप क्या कह रहे हैं, 1 मिलियन कह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बनेगा। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, सी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये लीजिए, बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से। तो देखिए जो आप देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है GB दिया हुआ है, गीगाबाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, तो टेराबाइट आप आंसर कर सकते हैं। हमने बहुत ही डिटेल्ड में चीज़ों को बता दिया है, और अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे तो रिमाइंड करके दोबारा से आप एक बार वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर पूछता डायरेक्ट पूछा होता, तब हम आंसर क्या करते, जियोपोबाइट आंसर करते, जियोपोबाइट, ठीक है। सबसे बड़ा यूनिट जियोपोबाइट होता है, और सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, ये हमने आपको कई दफ़ा बता दिया है। और 4 बिट इक्वल टू होता है 1 निब्बल, 8 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट,
तो इन सारी चीज़ों को अब तक याद हो गया होगा आपको ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की सबसे बड़े से बड़े छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या बनेगा। बिल्कुल सी इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख रहे हैं सबसे बड़े से, है ना, तो सबसे बड़ा हो गया टेराबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, केबी, उसके बाद क्या हो जाएगा एमबी। ठीक है, ये तो गलत ऑप्शन हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। आगे चेक करते हैं, डी चेक करते हैं। तो डी देखिए क्या है, सबसे पहले टेराबाइट है, फिर उसके बाद गीगाबाइट है, एमबी है, उसके बाद केबी है। जी हाँ, ये आपका देख रहे हैं कि क्या है, ये आपका घटते हुए क्रम है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ है। तो बड़े से छोटे की तरफ आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है। और डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 का सही आंसर बता सकते हैं कि कंप्यूटर जो केबी का सामान्यतः अर्थ होता है, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, कुल मिलाकर ये पूछ रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 18 का सही आंसर बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, किलोबाइट। मैंने कई दफ़ा बता दिया है, तो किलोबाइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं सी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और 1 KB इक्वल टू कितना होता है, ये भी हम बता चुके हैं। 1 KB इक्वल टू कितना होता है बताइए, तो 1024 बाइट होता है। 1024 बाइट होता है, 1024 बाइट, ये आपको याद रखना। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है, जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसका आंसर कर दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। इसका सही आंसर आपको बताना। देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पॉर्टेंट है। 19 का सही आंसर हो जाएगा यूनिकोड। यूनिकोड जितने भी आंसर कर रहे हैं यूनिकोड इज करेक्ट वन, यूनिकोड। और देखिए अभी हमने आस्की का क्या बताया था, फुल फॉर्म बताया था, क्या बताया था, याद है आपको, तो याद रखिएगा कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्या है बताइए, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जितने भी बी आंसर कर रहे हैं बी शुड बी करेक्ट आंसर। और मैं बताऊं कि अगर आप पीडीएफ के लिए परेशान हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप कहिएगा कि टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए कमेंट बॉक्स में आपका पिन किया हुआ है हैप्पी स्टडी जोन के नाम से, येलो कलर में आपको दिख रहा होगा। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, आप वहाँ से सारे के सारे पीडीएफ ले सकते हैं। जैसे क्लास ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर लिया जाता है, तो आप परेशान ना हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लासेस चल रही हैं और ज़बरदस्त क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, पता नहीं है क्यों आप लोग कम लाइक करते हैं, तो लाइक किया करिए, है ना। और लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी दे रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमने आंसर बता दिया था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे थे बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। आंसर करेगा सही आंसर क्या बनेगा कि कंप्यूटर का एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है। मुझे लगता है कि 5 बार भी इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, और इस प्रश्न का उत्तर तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सभी की तरफ से आना चाहिए 20 का सही आंसर। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा 8 में कितना 2 निबल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 4 बिट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक निबल इक्वल टू कितना बिट, तो 4 बिट। 4 बिट, बिट जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये भी हमने बता दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 बिट होगा, 8 बिट नहीं होगा। 8 बिट में 2 निबल हो जाएगा। ठीक है, 2 निबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, जितने भी ए आंसर कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि बता दीजिएगा कि आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। ये लीजिए, मैंने हालांकि मैंने बताया भी है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 25, ये 25 आपका है किसमें, ये आपका डेसिमल में है। ठीक है, ये डेसिमल में है, और आप इसको कन्वर्ट करिएगा बाइनरी में, ये हमने बताया हुआ है। अगर आप वीडियो नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे के सारे कन्वर्जन देख लीजिएगा। और अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आप सर्च करिएगा नंबर सिस्टम कन्वर्जन बाय हैप्पी स्टडी जोन या बाय रामानंद। ठीक है, बाय रामानंद भी सर्च करेगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाइनरी सिस्टम
कन्वर्जन बाय रामानंद आप करिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा वीडियो और आप देख लीजिएगा। अगर आप परेशानी है, अगर आप भूल गए हैं या फिर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसा ट्रिक है ना, एक बार अगर आप देख लेते हैं उस ट्रिक को तो मुझे नहीं लगता है कि कन्वर्जन आप कभी भूल पाएंगे। भूलेंगे फिर भी याद हो जाएगा, भूल ही नहीं पाएंगे मतलब। तो देखिए 25 है जो कि आपका किस में है, आपका डेसिमल में है और इसको बाइनरी में चेंज करना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और मैं बोलता हूँ कि सभी लोग कमेंट किया करिए। बहुत कम लोग बस सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं बोलते रह जाता हूँ, लाइक तो खैर करते ही नहीं हैं, शेयर तो करते ही नहीं हैं, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते ही नहीं है। तो ये काम कर दिया करिए, पुण्य के भागी बनेंगे आप। और साथ ही साथ इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल छाप दीजिए। सारे लोग इक्वली, ऐसा ना हो कि आप इग्नोर करते रहें। तो सारे के सारे लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप छाप के बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुपम है। अनुपम है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, ये आप जानते हैं। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करते हैं, फ्लो सॉल्वर की बात करते हैं तो ये नाल के द्वारा डेवलप किया गया था। नाल यानी कि नेशनल एरोनॉटिकल कंपनी के द्वारा, याद रखिएगा। और कब किया गया था अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा 1980s में, 1980 में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा परम पदम की बात करते हैं तो परम पदम से पहले हम बात करते हैं कि भारत का सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो आपको पता होना चाहिए कि परम 8000, ठीक है, परम 8000, जिसका विकास कब किया गया था? तो 1991 के आसपास किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके फादर अगर पूछ ले तो विजय भटकर, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विजय भटकर। अगर हम परम पदम की बात करते हैं तो ये डेवलप किया गया था 2003 में, 2003 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद परम सीरीज़ का ही आपको क्या याद रखना है? एक परम युवा 2 आपको याद रखना है। और अगर हम परम युवा 2 की बात करते हैं तो ये डेवलप किया गया था 2013 में, ठीक है। इसके अलावा परम सीरीज़ का एक और याद रखिएगा कि परम सिद्धि AI, परम सिद्धि AI जो कि पूरे वर्ल्ड में 63rd रैंक पर आता है। अब देखिए रैंक की बात कर रहे हैं तो कम से कम टॉप 3 आप याद रखिए भारत का पूरे विश्व में। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि परम सिद्धि AI ये पूरे वर्ल्ड में इसका रैंकिंग कितना है? तो 63rd रैंक पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे याद रखिएगा प्रत्यूष की बात करते हैं तो प्रत्यूष का रैंकिंग है 78th, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मिहिर आपको याद रखना है जिसका रैंकिंग है 146th, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, कंप्यूटर अगर आपसे पूछेगा तो तब आप याद रखिएगा वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ आपको याद रखना है। और पूछ ले कि ये सिद्धार्थ किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तब भी याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? तो आप याद रखिएगा क्रे-1, है ना, क्रे-1 जिसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा सैमुर क्रे के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कब किया गया था? तो 1976 के आसपास किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी जितने भी आंसर कर रहे हैं डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि USA के द्वारा। USA इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, USA। और अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता है। जैसा कि आप जानते हैं बाइनरी 1 और 0 को क्या कहते हैं? बाइनरी कहते हैं। और इसका योगदान किस में है, मतलब कौन से देश का है? तो USA का है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। तो सी जितने भी आंसर चूज कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं, और जापान का आप जानते हैं ना कि फुगाको जो कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, उसके बारे में हमने बात कर लिया है। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, वह आदमी कौन सा है बताइए? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग। और इसका आंसर तो आप जानते हैं, चार्ल्स बेबेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ब्रिटिश क्या बोल सकते हैं, ब्रिटिश गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज कहा जाए तो। उसके बाद 1822 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद आगे बढ़ के इन्होंने 1842 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। और हमने बताया था ना कि एनालिटिकल इंजन में ही सबसे पहले प्रोग्राम डाला गया था लेडी अड्डा के द्वारा। इस लेडी अड्डा को क्या बोला जाता है? फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, तो न्यूमैन आप याद रख सकते हैं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज से रिलेटेड हमने कहा कि एक पॉइंट तो कम से कम आप याद रखिएगा कि 1842 में क्या किया गया था, इनके द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और आईसी चिप की बात करते हैं तो इसका आविष्कार 2 लोगों ने किया था, यानी कि किल्वी ने और नियो ने किया था। अगर पूछे कि कब किया गया था इसका आविष्कार, तो याद रखिएगा 1958 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है। तो जितने भी ए चूज़ कर रहे हैं, ए इज़ करेक्ट वन। और देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा गया प्रश्न है, तो 5 का करेक्ट आंसर बताइए। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अबेकस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 16th सेंचुरी में इसका विकास किया गया था चीन के द्वारा। इसका आविष्कार अगर पूछ लिया जाए तो चीन के द्वारा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबेकस इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डिजिटल संकेतों का बिल्कुल होता है, उसके बाद एनालॉग संकेतों का भी होता है। तो आप बड़े ही आराम से आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके बारे में हालांकि हमने बताया भी था कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर बताना है। तो हम जानते हैं किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इंटेल ने किया था सबसे पहले। और कब किया था अगर आपसे पूछ ले तो 1970s में, ठीक है। 1970 में इसका आविष्कार किया गया था। कौन सा उसका नाम क्या था, तो उस प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करते जाइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। और जिसने भी लाइक नहीं किया है एक एक लाइक कर दीजिएगा, और नए जितने भी पहली बार देख रहे सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपके लिए धमाकेदार ऐसे वीडियोज़ लाए जा रहे हैं। बताइएगा कि IBM एक है, IBM एक क्या है। सबसे पहले IBM की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एक कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी बी आंसर कर रहे हैं, बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए टोटल जनरेशन की बात करते हैं तो टोटल 5 जनरेशन के बारे में हमने कई दफ़ा बताया था, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसमें क्या यूज़ किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले यूज़ किया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था, ट्रांजिस्टर। और तीसरे नंबर पे इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप यूज़ किया गया था। ये आपको याद रखना है। ये 5th जनरेशन की बात है, यानी कि जो वर्तमान पीढ़ी है 5th जनरेशन की है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, तो हमने बताया कि प्रथम प्रोग्रामर कौन माना जाता है। तो हमने बताया कि चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। और इस एनालिटिकल इंजन में किसने, तो लेडी अड्डा ने क्या किया था, इसमें सबसे पहले प्रोग्राम डाला था। इसलिए लेडी अड्डा को क्या बोला जाता है, संसार का फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा लेडी अड्डा अगस्ता, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। और IBM का फुल फॉर्म अभी हमने बताया था क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। फर्स्ट प्रोग्रामर किन्हें माना जाता है, तो लेडी अड्डा अगस्ता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न है,
अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, क्या प्रयोग किया जाएगा? 11 का करेक्ट आंसर आपको बताना है सभी की तरफ से AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। सभी कोई बिल्कुल आंसर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आंसर करेगा कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC वास्तव में है, क्या है बताइए क्या है? आपको आंसर करना है 12 का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इज़ करेक्ट वन। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने बताया कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 है। और अभी करंट में सबसे फास्टेस्ट कौन सा है भारत का, तो परम सिद्धि AI, परम सिद्धि AI, जिसका रैंकिंग हमने बताया कि 63rd रैंकिंग पर है पूरे वर्ल्ड में। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसका विकास किसके द्वारा, तो IBM के द्वारा किया गया था। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था। उसके बाद बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहा जाता है? जो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो बाइनरी यानी कि डिजिट है वो, तो डिजिटल हो जाएगा। आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा कर भी बता सकते हैं। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। द्विधारी या बाइनरी डिजिट्स की बात करते हैं, तो 0 और 1 है, ये भी आपको पता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आंसर करेगा कि कौन मस्तिष्क की प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। और 14 का करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो क्वांटम कंप्यूटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है, कौन सा है? 15 का करेक्ट आंसर बताना है, तो सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इज़ करेक्ट वन, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1990 के बाद जो है ना, 1990 के बाद हमने बताया कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 5th जनरेशन की बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि NEA इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, अब देखिए NEA की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे कि NEA का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए एक्चुअली में इसको लिखते कैसे हैं, तो NEA, और NEA की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। हमने कई दफ़ा बताया हुआ है। इसका आविष्कार की बात करते हैं, तो इसका आविष्कार कब किया गया था? अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, इसका आविष्कार 1946 में किया गया था, एकर्ट और मुचले के द्वारा। एकर्ट और मुचले के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। कब? तो याद रखिएगा ये 1946 की बात है। और इसका फुल फॉर्म मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। आंसर करेगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो ये भी हमने कई दफ़ा बताया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी और बी और सी दोनों हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, हमने कई दफ़ा बताया है कि ये किल्वे के द्वारा और नियो के द्वारा, दोनों के द्वारा विकसित किया गया था। कब किया गया था? तो 1958 में किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। 18 का आंसर, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो भारत में नहीं है। अनुपम के बारे में हमने बताया था कि भाभा रिसर्च सेंटर के द्वारा ये किया गया था। परम सीरीज़ के बारे में भी हमने बताया कि परम युवा 2 2013 में ये किया गया था। उसके बाद परम पदम बताया था हमने कि 2003 में ये इसका आविष्कार किया गया था। उसके बाद परम सिद्धि AI, जिसका रैंकिंग अभी 63rd पर है, और परम 8000 जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। राइट, तो इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आंसर करिएगा कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम जानते हैं कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। और
जो सिलिकॉन का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो आईसी चिप में किया जाता है, जिसका आविष्कार हमने बताया कि नियो के द्वारा और किल्वे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये भी हमने कई दफ़ा बताया, तो याद रखिएगा 1958 में। ये भी काफ़ी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बेंगलुरु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सी डेक का संबंध है। सी डेक का संबंध किससे है, इसका आंसर बताना। देखिए सी डेक का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र पुणे में है। और स्थापना कब हुई थी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर बताना है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंप्यूटर। कंप्यूटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सी डेक के द्वारा ही फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो कि बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, परम 8000 इसी के द्वारा डेवलप किया गया था। कब किया गया था, तो ये भी हमने बताया कि 1991 में। और इसके जनक कौन है, परम 8000 के या परम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर के, तो विजय भटकर, ये भी हमने बता रखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कंप्यूटर इज करेक्ट वन। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, दिख नहीं रहा, 22 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा 21 में बता देता हूँ कि 21 एग्जैक्टली है क्या। अब देख लीजिएगा एक बार। 21 है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न प्रयोग से। तो किसके प्रयोग से, इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये मिटा हुआ है, तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न प्रयोग से। तो याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से संभव हो चुका है, और इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था 3rd जनरेशन कंप्यूटर में। देखिए एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, याद रख लीजिएगा क्या क्या आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा गाइस, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है कि सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के बारे में हमने बताया था। क्या बताया था कि वेलकम ट्यूब यूज़ किया गया था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। 3rd जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था। उसके बाद मैक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। और 5th जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड चिप यूज़ किया गया था। ये हमने बता दिया है, ठीक है, ये हमने बता दिया है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था, इसका आंसर करना है। तो आप जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। और इसी एनालिटिकल इंजन में किसने, तो लेडी अगस्टा अड्डा जो कि शिष्या थी चार्ल्स बेबेज की, इन्होंने क्या किया था, प्रोग्राम डाला था। इसलिए लेडी अगस्टा अड्डा को क्या बोला जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी चिपों का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो कई बार बताए हैं कि सेमीकंडक्टर्स के द्वारा किया जाता है। और सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को, इसके बारे में भी बात किया। और ऐसी चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो 2 व्यक्ति का नाम आता है, एक नियो का और एक किसका आता है, किल्वे का। कब, तो ये भी हमने बता रखा है कि 1958 में। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, बी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है कि एटनासॉफ और बेरी के द्वारा किया गया था। तो जितने भी ऑप्शन नंबर आप सी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। इसके बारे में भी हमने कई दफ़ा बताया है कि सीडेक के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, पुणे में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन। और बार्क के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था, तो ये भी हमने बात किया था कि अनुपम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिज़ाइन किया गया था। तो ये भी हमने बताया कि नाल के द्वारा, ये हमने कई दफ़ा बता दिया है, नाल के द्वारा। और नाल का फुल फॉर्म भी हमने बताया था, क्या बताया था, बताइए, नेशनल एरोनॉटिकल लैब हमने बताया था, ये इंपॉर्टेंट। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। सीडेक के द्वारा हमने बताया कि परम 8000, उसके बाद बार्क के द्वारा अनुपम, ये हमने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इज़ करेक्ट वन।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। आंसर करेगा कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। इसका आंसर बताना है। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है। ENIAC की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और इसका विकास किसके द्वारा किया गया था ये भी हमने बताया था। आपको याद होगा कि 1946 में किया गया था एकट के द्वारा और मुचली के द्वारा, एकट और मुचली के द्वारा किया गया था, ये हमने आपको बताया था। तो याद रखिएगा कि प्रथम वाणिज्यिक उपयोग यानी कि कमर्शियल यूज़ किया गया था यूनिवैक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो परम है, आप जानते हैं परम 8000, जिसके बारे में हमने बात किया है कि सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया गया था। विजय भटकर इसके फादर हैं। कब डेवलप किया गया था तो ये भी हमने बताया था कि 1991 में, ये हमने ऑलरेडी बात किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहला देखिए कि एडम ऑसबॉर्न ने सुवाही अभिकलित विकसित किया, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इयान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की, ये भी सही है। तो आप आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि दोनों का दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर में क्या था। 30 का आंसर बताना, और निश्चित रूप से आप बता सकते हैं वाल्व या ट्रांजिस्टर। सभी को आंसर करिएगा तो बिल्कुल वाल्व इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी वाल्व आंसर कर रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब आंसर कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो आप कॉमन सेंस भी लगा के इसका आंसर बता सकते हैं। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, एम्बेडेड। ठीक है, एम्बेडेड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर डी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो ये तो हमने कई दफ़ा डिस्कस कर लिया है, सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 शुड बी करेक्ट आंसर। कई दफ़ा इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आप कमेंट करिएगा कि 63rd रैंक पर भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर है, आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहा जाता है। इसका भी आप आंसर कर सकते हैं, कई दफ़ा बताया गया है। बिल्कुल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, जो कि 3rd जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की अगर हम बात करते हैं, इसका निर्माण नियो के द्वारा और किसके द्वारा, किल्बी के द्वारा। कब अगर आपसे पूछे तो 1958 में, ये हमने बात कर लिया। और सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो ये बेंगलुरु में है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, सी इज़ करेक्ट वन। ठीक है, इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया था गाइस तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।